विशाल सेंट एंसेस्ट्रल पर्वत श्रृंखला पर पहाड़ों के बीच की खाई से होकर गहरी घाटियों में सूरज की रोशनी चमक रही थी। घाटी के किनारे पहाड़ी पर थोड़ी बर्फ जमी हुई थी। हालांकि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, फिर भी बर्फ अभी तक पिघली नहीं है। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा रहती है। कभी कभी जानवरों की दहाड़े सुनाई देती है। घाटी की सतह पर एक शानदार शहर बसा था। सेंट एंसेस्ट्रल पर्वत श्रृंखला के बाहर की दुनिया जानवरों के कब्जे में है। इस पर्वत श्रृंखला में रहने वाले लोगों का सैकड़ों सालों से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। शहर में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया की स्थिति के बारे में अनिश्चित है। यह दर्ज है कि मानव जाति के सबसे गौरवशाली काल में हजारों महापुरुष योद्धाओं और दानव अध्यात्मवादियों के साथ मनुष्यों ने इस विशाल महाद्वीप में कई साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन उन साम्राज्यों का सफाया हो गया। भौगोलिक रूप से गुप्त रूप से स्थित होने के कारण यह शहर अंधकार युग से अच्छी तरह सुरक्षित रहा। सेंट एंसेस्ट्रल पर्वतों में उन्हें कभी कभी शक्तिशाली हिमपवन दैत्यों के हमलों का सामना करना पड़ता था। हालांकि कई विनाशकारी संघर्षों से गुजरने के बाद शहर का बार बार पुनर्निर्माण किया गया। ये रंगीन दीवारें एक अदम्य स्मारक थीं। इस शहर को गौरव नगरी कहा जाता है और यह मानवता के लिए आशा का प्रतीक है। होली ऑर्किड संस्थान लड़ाकू प्रशिक्षु वर्ग 30 से ज्यादा छात्र बैठे हैं और महिला शिक्षिका के ज्ञान को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ये छात्र लड़ाकू प्रशिक्षुओं का एक समूह है। ये ग्लोरी सिटी के होली ऑर्किड संस्थान के छात्र हैं। मैंने सुना है कि नई शिक्षिका शेन शिउ सेक्रेड फैमिली की 3 स्टार सिल्वर रैंक वाली दानव अध्यात्मवादियों में से एक है। कुछ छात्र आपस में धीरे से चर्चा कर रहे थे। छात्रों का ध्यान शिक्षिका पर केंद्रित था। उनका कद लंबा था। उन्होंने लैवेंडर रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उनके शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, जिससे उनकी उभरी हुई छाती और भी उभर कर आ रही थी। उनकी पतली गोरी टांगें थीं और उन्होंने बेहतरीन मेकअप किया हुआ था, जिससे वे सुंदर और आकर्षक लग रही थीं। उनकी आंखों में गर्व और अहंकार था। सेक्रेड फैमिली ग्लोरी सिटी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। चूंकि वे कुलीन परिवार से है और 3 स्टार सिल्वर रैंक वाली दानव अध्यात्मवादी है, इसलिए उनमें गर्व करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से है। एक 3 स्टार सिल्वर रैंक वाली दानव अध्यात्मवादी होने के नाते वह आमतौर पर यहां पढ़ाने नहीं आती। वह केवल इसलिए सहमत हुई क्योंकि उसका भतीजा इस कक्षा में है। दानव अध्यात्मवादियों और योद्धाओं के 5 अलग अलग रैंक होते हैं: कांस्य, रजत, स्वर्ण, काला स्वर्ण और किंवदंती रैंक। फिर प्रत्येक रैंक को 1 स्टार से 5 स्टार तक 5 स्तरों में विभाजित किया जाता है। एक दानव अध्यात्मवादी योद्धा से ऊपर होता है। हम वास्तव में एक महान अस्तित्व है। एक दानव अध्यात्मवादी अपने दांतियन के भीतर एक आत्मिक क्षेत्र बना सकता है। उनके पास एक बंदी दानव को अपने आत्मिक क्षेत्र में एकीकृत करने और फिर युद्ध में दानव के साथ विलीन होने की क्षमता होती है। इससे उन्हें अतुलनीय शक्ति प्राप्त होती है, जो योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक है। शेन क्सियू ने अपनी ठुड्डी उठाई और अहंकार से बोली, मेरी तरह मेरा दानव एक स्कारलेट फ्लेम फॉक्स है। अचानक शेन क्सियू के चेहरे और हाथों में जबरदस्त बदलाव आए। उसके चेहरे का आकार और भी तीखा हो गया। उसके दांत और नाखून भी तीखे हो गए। आखिरकार उसकी पीठ से एक लाल रंग की पूंछ निकली। एक राक्षस के साथ विलय के बाद मैं उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के साथ साथ अग्नि प्रकार की क्षमताएं भी प्राप्त कर सकती हूं। राक्षसों में स्कारलेट फ्लेम फॉक्स एक स्वर्ण श्रेणी का राक्षस है। इसका मतलब है कि मैं जिस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती हूं, वह स्वर्ण श्रेणी का दानव अध्यात्मवादी है। बेशक स्वर्ण श्रेणी का दानव अध्यात्मवादी बनने के बाद मैं उसे एक अधिक शक्तिशाली राक्षस से बदल सकती हूं। जब बात साधना की आई तो शेन क्सियू के चेहरे पर गर्व और गहरा हो गया। शेन क्सियू के शब्दों ने छात्रों के एक समूह को आश्चर्यचकित कर दिया। स्वर्ण श्रेणी के दानव अध्यात्मवादी उनमें से अधिकांश की पहुंच से परे है। जब शेन क्सियू मंच पर व्याख्यान दे रहे थे, नीली पिछली पंक्ति में बैठे थे। उनका मन समाधि में था और उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। थोड़ी देर बाद नीली ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। मैं कहाँ हूँ? नीली ने चुपचाप खुद से पूछा। वह एकदम चौंक गया जब उसने महसूस किया कि उसके हाथ छोटे हो गए हैं और उसकी त्वचा बहुत ज्यादा कोमल हो गई है। शेन शियू मंच पर लगातार बोल रही थी। नीली को अच्छी तरह याद था कि इसी साल उसने संस्थान में दाखिला लिया था।
व्याख्यान देने वाली शिक्षिका एक 3 सितारा रजत श्रेणी की दानव अध्यात्मवादी थीं और बेहद घमंडी थीं। उनकी वजह से नीली काफी समय तक सीखने को तैयार नहीं थे। क्या सचमुच मेरा पुनर्जन्म हुआ है? नीली को गहरा सदमा लगा। उसे याद आया कि कैसे ऋषि सम्राट और 6 देवता श्रेणी के जानवरों ने उसे घेर लिया था और उस पर हमला किया था और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म उस समय हुआ था जब वह 13 साल का था। नीली ने बगल की ओर देखा और उसे जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, लू पियाओ और डूजे। ये भाई, जिन्होंने उसके साथ जीवन मरण साझा किया था, अब जीवित है, बस उनका रूप बहुत अपरिपक्व था। और उसे नीली ने बाईं ओर देखा। उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक सुंदर, बेदाग चेहरा उसकी दृष्टि में आया। उसका नाम ये जियुन है। हालांकि वह दिखने में सिर्फ 13-14 साल की है, फिर भी वह पहले से ही दुबली पतली और खूबसूरत लग रही थी। उसके बैंगनी बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसकी भौहें उभरी हुई थीं और उसकी आंखों में एक बुद्धिमानी भरी चमक दिखाई दे रही थी। जब भी वह मुस्कुराती तो उसके गालों पर गहरे गड़हे पड़ जाते। हालांकि वह थोड़ी बचकानी लग रही थी, नीली जानता था कि जब वह थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो वह बेहद खूबसूरत और मनमोहक होगी। उसने एक रेशमी सफेद पोशाक पहनी थी जो उसे एक अवर्णनीय सुंदरता प्रदान कर रही थी। अपने पिछले जन्म में नीली किशोरावस्था से ही उससे गहरा लगाव रखता था। वह मरी नहीं है। नीली इतना उत्साहित था कि उसका गला लगभग भर आया। मैं सचमुच समय में पीछे चला गया। क्या यह सच है? कोई सपना तो नहीं? नीली ने खुद से पूछा और खुद को जोर से चुटकी काटी। साफ दर्द ने उसे बता दिया कि यह कोई सपना नहीं था। अचानक उसे कुछ याद आया। टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक। यह जरूर टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक रही होगी। नीली ने अपना सिर नीचे किया और तुरंत उसे ढूंढा, लेकिन उसे टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक नहीं मिली। नीली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पुनर्जन्म, उसके साथ घटी यह रहस्यमय घटना, रहस्यमय टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक से जुड़ी नहीं थी। उस टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक के रचिता का पता नहीं था। यह एक बेहद रहस्यमय किताब है जिसे नीली हमेशा अपने पास रखता था। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह ऋषि सम्राट और 6 देवता श्रेणी के जानवरों से लड़ रहा था तो उसके खून ने उस किताब को पूरी तरह से ढक लिया था। शायद यही टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक उसे उस दौर में वापस ले गई होगी जब वह सिर्फ 13 साल का था। इन सभी जाने पहचाने चेहरों को देखकर नीली अपनी दूर की यादों में खो गया। उसे याद आया जब ग्लोरी सिटी पर स्नो विंड जानवरों का हमला हुआ था। ग्लोरी सिटी के संरक्षक लॉर्ड येमो, जो एक लीजेंड श्रेणी के डेमन स्पिरिचुअलिस्ट थे, लाखों लोगों के बीच जानवरों के साथ युद्ध में मारे गए थे। केवल कुछ हजार लोग ही बच पाए और सेंट एंसेस्ट्रल पर्वत श्रृंखला के पूर्व में रेगिस्तान में भाग गए। भागने के दौरान एक के बाद एक बचे हुए लोग रेगिस्तान में मर गए। एक दिन वे रेगिस्तान में जानवरों से घिर गए। उस रात बाद में नीली और ये जियुन ने एक दूसरे की आत्मा की शांति की तलाश की। उस रात नीली ने आखिरकार अपने हृदय में देवी को अपनी बाहों में भर लिया। रात के आकाश के नीचे चांदी की चांदनी एक धुंधले आवरण में बदल गई। ये जियुन का उत्कृष्ट शरीर, उसकी क्रिस्टल जैसी साफ त्वचा, मानो किसी जेड मूर्ति से गढ़ी गई हो। उन्होंने एक दूसरे को बेतहाशा प्यार से गले लगाया। अगर ग्लोरी सिटी का विनाश और भयानक पलायन होता तो उसे ये जियुन का अनुग्रह कभी नहीं मिल पाता। उसकी प्रतिभा बेहद कमजोर थी और वह एक गिरते हुए परिवार से था। उस रात के बाद उनका सामना जानवरों के एक और समूह से हुआ और अपनी रक्षा के लिए ये जियुन उनमें से एक जानवर के हाथों मर गया। नीली उस पल को कभी नहीं भूल सकता। जानलेवा हमलों का सामना करने के बाद नीली बच गया और अंतहीन रेगिस्तान से बाहर निकल आया। हालांकि उसकी प्रतिभा कमजोर थी, फिर भी उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने नीली को दिव्य महाद्वीप में यात्रा करने की अनुमति दी। उसकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो जानवरों से लड़ रहे थे। उसे कई रहस्यमयी चीजें भी मिली, और बेशक वो टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक भी। अगर वो किताब न होती तो नीली वापस नहीं आ पाता। वो रहस्यमय टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक असल में उसे समय में वापस ले आई। उसे ग्लोरी सिटी के विनाश से पहले वापस लाया गया था। युद्ध में उसके माता पिता, परिवार और भाइयों की मृत्यु से पहले, भागने में ये जियुन की मृत्यु से पहले। चूंकि मैं वापस आ गया हूं, स्वर्ग ने मुझे एक और मौका दिया है।
मैं ग्लोरी सिटी का विनाश दोबारा नहीं होने दूंगा। नीली ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा। उसने दृढ़ता से अपना निर्णय लिया। उसे धुंधला-धुआ याद है कि उसे इसी साल संस्थान में दाखिला लेना चाहिए था और उसकी उम्र 13 साल होनी चाहिए थी। नीली खुशी से हंसना चाहती थी। मैं वापस आ गई। कितना अच्छा। ऋषि सम्राट, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी और अपने पिछले जन्म का बदला ले लूंगी। अगर ग्लोरी सिटी का विनाश न होता तो वो और ये जियुन 2 अलग अलग दुनियाओं से होते। उनका एक साथ रहना असंभव होता। ये जियुन ग्लोरी सिटी के नगर स्वामी की बेटी थी और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके दादा लीजन रैंक के दानव अध्यात्मवादी ये मोह है। नीली एक ऐसे परिवार से थी जो शक्तिहीन और पतनशील था। पलायन के दौरान दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं पनपने लगी। जब ये जियुन ने स्कूल में प्रवेश लिया तो कक्षा में किसी को भी उसकी पहचान नहीं पता थी। नीली को उसकी पहचान के बारे में बाद में ही पता चला। ग्लोरी सिटी में 3 प्रमुख परिवार हैं, दिव्य परिवार, पवित्र परिवार और हिमपवन परिवार। ये कुलीन परिवारों के शिखर ग्लोरी सिटी की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। नगर स्वामी को आमतौर पर इन्हीं 3 परिवारों में से एक चुना जाता था। 3 प्रमुख परिवारों के बाद 7 कुलीन परिवार थे और उनके बाद 12 कुलीन परिवार। नीली स्वर्गीय चिन्ह परिवार से थे, जो कुलीन परिवारों में सबसे निचले स्थान पर था। हालांकि उनकी हैसियत थोड़ी कम थी, फिर भी 3 प्रमुख परिवारों और 7 कुलीन परिवारों की तुलना में उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। नीली की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये जियुन के साथ रहना असंभव था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद से नीली की आंखों में जो दृढ़ता झलक रही थी, क्या ये सब अब भी कोई समस्या है? हालांकि उनकी नींव अभी कमजोर है, लेकिन पिछले जन्म के विशाल ज्ञान के साथ उनकी प्रतिभा को निखारना असंभव नहीं है। नीली, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? लू पियाओ ने नीली को हैरान होकर पूछा। वो सोच रहा था कि क्या वो पागल हो गया है, क्योंकि वो काफी देर तक अकेले ही हंस रहा था और ये जियुन को कामुक नजरों से घूर भी रहा था। बस खुश हूं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छे भाई, नीली ने उत्साह से लू पियाओ को गले लगाते हुए कहा। यह उसकी पिछली जिंदगी की आदत है। नीली द्वारा बेतुके ढंग से गले लगाए जाने के बाद लू पियाओ गुस्से से बुदबुदाया। ओई नीली, तुम्हारा अच्छा भाई कौन है? तुम समलैंगिक? जल्दी से मुझे छोड़ दो। लू पियाओ ने संघर्ष किया। उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले स्कूल जाना शुरू किया है। वे बस कुछ ही दिनों से एक दूसरे से परिचित थे। वे इतनी घनिष्ठता के लिए पर्याप्त करीब नहीं थे। नीली ने अपना आलिंगन नहीं छोड़ा। उसने लू पियाओ को गंभीरता से देखा और हंसते हुए कहा, तुम चाहे जो भी सोच रहे हो, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे अच्छे भाई हो। स्वाभाविक रूप से नीली लू पियाओ को उसके पिछले जीवन के जीवन और मृत्यु के किस्से नहीं बता सका। नीली की निगाहों को देखकर लू पियाओ दंग रह गया और खुद को अजीब कहने से नहीं रोक सका। बहरहाल नीली के पहले कहे शब्दों ने उसे भावुक कर दिया। लू पियाओ ने नीली की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम ग्लोरी सिटी के कुलीन लोगों में से एक हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, उस लड़की के बारे में कोई विचार मत रखना। उसकी पहचान बेहद रहस्यमयी है। मैंने सुना है कि जब उसने संस्थान में दाखिला लिया था तो प्रिंसिपल ने खुद उसके छात्रावास की व्यवस्था की थी। नीली थोड़ा मुस्कुराया। लू पियाओ अभी भी ये जियुन की पहचान नहीं जानता था, जो उसे पहले से ही पता थी। वो मेरी औरत है। नीली ने पास ही खड़ी खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की को देखते हुए कहा। उस रात के जुनून के बारे में सोचकर उसका दिल बेहद दृढ़ हो गया था। नीली अपने दिल में गर्मी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। नीली को अचानक याद आया, वो और ये जियुन अभी सिर्फ 13 साल के हैं। जियुन, तुम कब बड़ी होकर वो खूबसूरत मनमोहक महिला बनोगी? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम साथ साथ बड़े होंगे। पास ही ये जियुन को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और नीली की तरफ देखा।
उसने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी और सोचा कि नीली जरूर कोई शरारती रईस होगा। कक्षा शुरू होने के बाद से ही वो उसे बेरोक-टोक घूर रहा है। अगर उसने उसे उकसाने की हिम्मत की तो वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये जियून अपने रुतबे का इस्तेमाल दोस्त बनाने के लिए नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उसे धमकाया जाएगा तो वो अपमान सह लेगी।